अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाज़रीन, आपने नाइकी शूज़ तो देख रखे होंगे और नाइकी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है। ये ब्रांड रोज़ाना 1000 करोड़ रुपए कमाता है। रोनाल्डो और राफेल नडाल जैसे बड़े नाम इस ब्रांड को इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि नाइकी को शुरू करने वाला एक नाकाम एथलीट था। उसने अपने ब्रांड का आगाज़ अपनी एक कार की डिग्गी से शुरू किया था। ये कहानी है नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। नाज़रीन, फिल नाइट 1938 को अमेरिका के टाउन पोर्टलैंड में पैदा होते हैं। बचपन ही से वो तेज़ दौड़ते थे। फिल नाइट का ड्रीम था कि वो शुरू ही से एथलीट बनना चाहते थे। स्कूल और कॉलेज में उन्होंने बहुत वर्क किया, कई रेसेस भी जीती। इसके साथ साथ उन्होंने एजुकेशन भी जारी रखी। 1962 में उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की। वो अपनी रनिंग को जारी रखे हुए थे। वो स्टेट के तो एक अच्छे एथलीट बन चुके थे, मगर नेशनल और इंटरनेशनल अच्छे एथलीट नहीं बन पा रहे थे। इस वक्त वो 24 साल के हो गए थे और रनिंग में अब बैटर करना तकरीबन ही नामुमकिन हो चुका था। उन्होंने इसी सुबह फैसला कर लिया था कि उनकी रनिंग का ये एंड है। एक अच्छा एथलीट बनने का ख्वाब अधूरा रह गया, मगर वो कुछ और करना चाहते थे। वो ऐसा करना चाहते थे कि वो स्पोर्ट्स के करीब रहें। इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि वो स्पोर्ट्स शूज़ का बिज़नेस करेंगे। उन्होंने MBA के दौरान काफ़ी स्टडी की थी। उन्होंने रनिंग शूज़ बारे एक रिसर्च पेपर भी लिखा था। रिसर्च पेपर में उन्हें पता चला कि जापानीज़ कैमरा कंपनी अपनी अच्छी क्वालिटी और लो कीमत के चलते हुए अमेरिकन कैमरा मार्केट को पीछे छोड़ दिया था। इस वक्त की मशहूर कंपनी पूमा और एडिडास को ओवरटेक कर सकते थे। अपने इस कॉलेज की रिसर्च पेपर पर बिज़नेस करना एक बहुत बड़ा रिस्क था, मगर फिल के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि वो जापान से टाइगर शूज़ इंपोर्ट करके USA में बेचेंगे। टाइगर के शूज़ ओंटसुका नाम की कंपनी बनाती थी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी ली और जापान चले गए और कंपनी वालों से मीटिंग तय पा गई। इस मीटिंग से पहले वो बहुत घबराए हुए थे। कंपनी के ऑफिसर ने पूछा कि आप किस कंपनी से हैं। उसके माइंड में एक ही नाम आया, ब्लू रिबन। उसने कहा कि मैं ब्लू रिबन से आया हूँ। ये मीटिंग आगे बढ़ी। फिल ने काले रिसर्च की लाइन बाय लाइन उनको समझाना शुरू कर दिया। एंड में ओंटसुका वाले इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि वो खुद चाहते हैं कि ब्लू रिबन टाइगर के शूज़ अमेरिका में बेचें। फिल ने एड्रेस दिया, कुछ शूज़ सैंपल के तौर पर बेचने के लिए कहा और फिल इसको लेकर बहुत खुश हुए। उन्होंने ओंटसुका को पैसे दिए और अमेरिका लौट आए और सैंपल के आने का इंतज़ार करने लगे। पूरे 4 महीने गुजर गए, मगर कोई शूज़ नहीं आया। फिल ने उम्मीद नहीं छोड़ी, मगर खुद के लिए एक जॉब ढूंढना शुरू कर दिए, क्योंकि वो खुद सर्वाइव करना चाहते थे। एक छोटी सी कंपनी में वो अकाउंटेंट की जॉब उन्होंने ले ली। ओंटसुका की मीटिंग को 1 साल हो चुका था। अब तकरीबन ही फिल की होप खो दी थी। अब वो इसी दौरान एक पार्सल आता है जापान से, जिसमें 12 शूज़ के सैंपल थे। उन्होंने सबसे पहले सैंपल को खोला और सैंपल अपने कॉलेज के कोच को दिखाया। कोच को ये इतने पसंद आए और अच्छे लगे कि 50% बिज़नेस पार्टनर बनने की ऑफ़र भी कर दी। फिल ने अपने कोच से हाथ मिलाया। अब वो दोनों 50-50 के बिज़नेस पार्टनर थे। उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और मुकम्मल फोकस अपने बिज़नेस पर लगाना चाहते थे। उन्होंने शूज़ को अपने पेरेंट्स के घर के बेसमेंट में स्टोर किया और ये ब्लू रिबन का ही ऑफिस था। अब बारी थी इस शूज़ को बेचने की।
फिल ने कई शॉप को टाइगर के शूज़ बेचने की रिक्वेस्ट की, मगर सब ने इनकार कर दिया। फिल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी शॉप खोल सके, इसलिए उन्होंने एक तरकीब सूझी कि वो कार की डिक्की में शूज़ को रख कर जहाँ भी एथलेटिक कंपटीशन हो रहे हों वहाँ वो पहुँच जाता था और वो सबसे बात करता और अपने शूज़ बेचने लगा। इनके शूज़ हाथों हाथ बिकना शुरू हो गए। वो ख़ुद एथलीट रह चुके थे, इसलिए वो एथलीट के मसाइल जानते थे। इसलिए वो कहते थे कि टाइगर के शूज़ बेस्ट हैं। 2 महीनों में उन्होंने 300 पेयर बेच दिए थे। इसके बाद 900 शूज़ का आर्डर फिर दे दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर फिर आता है कुछ मुश्किल वक्त। एक रेसलर कोच थे, उन्होंने लेटर लिखा कि फिल को कि वो अभी ओंडसिका के साथ मीटिंग करके आया हूँ और टाइगर के पूरे यूएसए में डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिल चुके हैं, तो फिल अपने बिज़नेस को फ़ौरन बंद कर दे। 2 महीनों बाद ये बिज़नेस बंद हो रहा था, जो फिल के लिए बहुत परेशान कुन था। उसने ओंडसिका के साथ मीटिंग तय की और शुरू से ही उनको समझाना शुरू किया। इस तरह से फिर से पूरे यूएसए में डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिल गए। पहले साल सेल $8,000 थी और अगले ही साल ये बढ़कर $16,000 हो गई। अब कुछ अच्छे हालात आए और कुछ बुरे हालात। वक्त गुज़रता गया और ओंडसिका से एक लेटर आता है। ओंडसिका के अंदर लालच आ गया था कि वो सारा पैसा खुद रखना चाहते थे। फिल ने सबसे बड़ा फ़ैसला किया और अपनी टीम को जमा किया और कहा कि अब किसी और के ब्रांड को बेचने का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब वक्त है अपना ब्रांड बनाने का। अब उन्होंने अपने शूज़ बनाने का फ़ैसला कर लिया और सबसे पहले जो स्टेप था वो एक नया लोगो बनाना था। उन्होंने इसके लिए एक लोगो डिज़ाइनर को हायर किया और एक लोगो बनाया जो कि एक कवर्ड और थिक मार्क चेक देखने वाला था। इसका पूरा नाम जो है वो नाइकी था। इसके बाद नाम को चुनने का वक्त आया। उनके एक सेलमैन ने कहा कि मुझे रात को ही ये ख्वाब आया है, उसका नाम है नाइकी। और सब ने इस नाम को ओके कर दिया और शूज़ बनाना शुरू कर दिया। और इस तरह से 30 मई 1971 को पूरी दुनिया में नाइकी के शूज़ को लॉन्च कर दिया गया, मगर इस वक्त नाइकी को कोई नहीं जानता था। अब उन्होंने नाइकी को एक ऐसे शूज़ बनाना शुरू कर दिए जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और एथलीट के लिए बहुत पसंद हों। और 1980 तक 2700 एम्प्लॉयज़ की एक बहुत बड़ी टीम बन चुकी थी। $270 मिलियन की सेल भी बढ़ गई थी और एडिडास को बीट करके यूएसए की सबसे बड़ी एथलेटिक शूज़ कंपनी बन चुकी थी। नाजरीन, आज नाइकी के शूज़ रॉजर फेडरर और रोनाल्डो जैसे बड़े नाम इसको पहनते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।